तो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बेफोमेट नाम के मूवी को, जो वो हाल ही में रिलीज हुई थी। ये एक प्रॉपर हॉरर मूवी है। इस मूवी के अंदर आपको डीमंस, कर्ट और काफी कुछ देखने को मिलने वाला है। तो चलो चलते हैं मूवी की तरफ। तो पहले मूवी के स्टार्टिंग में ही हम कल्ट ग्रुप को देखते हैं, जो कि वो सैटर्न के पूजक होते हैं। और यहाँ पे सब लोग सैटर्न को खुश करने के लिए एक वर्जन लड़की की बलि चढ़ाते हैं और कई लोग खून पीते हैं प्रसाद समझ के। और इन सभी लोगों को पहचानने का एक सिंपल सा तरीका है, वो हमेशा गले में क्रॉस का उल्टा लॉकेट पहना हुआ होता है। अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं एक्सेल नाम के आदमी को, जो कि रिचर्डसन फैमिली के घर में आता है और वो वहाँ पे जेकब से बात करने की इच्छा जाहिर करता है कुछ बिजनेस के सिलसिले में। इसको ड्रेस में देखने से वो एक जेंटलमैन लगता है, पर वो उसी कल्ट ग्रुप का एक हिस्सा है जो कि हमने स्टार्टिंग में देखा था। और वहीं पे उसे मिसेस रिचर्डसन घर में बैठने को कहती है और वो अपने हस्बैंड जेकब को बुला लेती है, जो कि वो फिशिंग करने के लिए गया था अपने बेटी के साथ। उसके बेटी का नाम है रेबेका। जेकब एक्सेल को मिल लेता है पर उससे बात करने का इंटरेस्ट नहीं जताता। तो एक्सेल ज्यादा टाइम ना गवाते हुए वो डायरेक्टली उसे कहता है कि मेरे फादर ये आपकी प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं और उसके लिए वो आपको मुंह मांगी रकम देने के लिए तैयार है। प्रॉपर्टी सेल की बात सुनते ही जेकब का मूड खराब हो जाता है और वो एक्सेल से कहता है ये प्रॉपर्टी बिकाऊ नहीं है और इसने उसको अपने फैमिली के लिए तैयार किया है। अब एक्सेल यहाँ पे ये कहता है तो इसकी कोई भी कीमत हो सकती है आपके मन में, आप बस इसकी कीमत बोलो, हम खरीद लेंगे। जेकब अब गुस्से में ये कहता है कि ये घर प्राइसलेस है, तो आप यहाँ से निकल जाइए। एक्सेल अब जाते हुए जेकब को अपना कार्ड दे देता है, ये कह के कि अपना मन बदल जाए तो कॉल कर लेना। तब आगे हम देखते हैं कि रिचर्डसन फैमिली एंजॉय कर रही होती है। तभी रेबेका के पास उसके हस्बैंड का फोन आता है, जो कि एक लंबे टाइम से काम के चलते घर नहीं आया था। रेबेका यहाँ पर प्रेग्नेंट होती है। मार्क जल्दी से जल्दी काम खत्म करके घर आना चाहता था, जो कि उसका हस्बैंड है, क्योंकि वो अपने वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करे। कॉल पे मार्क ये बताता है कि वो 3 दिन में काम खत्म करके घर पे आ जाएगा। और हम देखते हैं कि मार्क कार ड्राइव करके कहीं पे जा रहा था और देखता है कि मौसम बहुत ही अच्छा है और वो समुद्र में सर्फिंग करने का मूड बनाता है। मार्क अपनी बोट को लेकर समुद्र में चला जाता है और हम ये देखते हैं कि समुद्र के बीच में एक काला कोट पहने हुए एक आदमी खड़ा होता है और वो मार्क को काफी टाइम से फॉलो कर रहा था। और वही आदमी के पास एक ब्लड टेस्ट ट्यूब होती है और वो भी ब्लड से भरी हुई थी। और वो जैसे ही समुद्र के पानी में ब्लड मिक्स करता है और वहाँ पर 2 बड़े शार्क आ जाते हैं और वो मार्क पर अटैक करके उसकी आधी बॉडी खा जाते हैं। और ये सीन यहाँ पर ये दर्शाता है कि यहाँ पर ब्लैक मैजिक करा गया था। और आगे यहाँ पे हम ये देखते हैं कि रेबेका मार्क को फोन कर रही थी और उधर से कोई भी रिस्पांस नहीं आता। और तभी उनके घर में शरीफ आता है और जेकब को ये बताता है कि समुद्र के किनारे एक लाश मिली है, जो कि बहुत ही बुरी कंडीशन में है और उन सबको साथ चल के उस बॉडी की पहचान करनी होगी। रेबेका ये बात सुनते ही रोने लगती है। शरीफ कहता है कि आई होप ये मार्क ना हो। जब वो बॉडी की पहचान करते हैं तब वो मार्क ही निकलता है और इस हादसे की वजह से रेबेका टूट जाती है। रात में हम ये देखते हैं कि रिचर्डसन फैमिली अपने घर में है। तभी उनके घर में छुपकर कोई आ जाता है, जिसको मिसेस रिचर्डसन देख लेती है और जेकब को ये बात बताती है। और फिर जेकब अपने लोडेड गन के साथ बाहर देखने के लिए निकल जाता है। जेकब ये देखता है कि उसके बैकयार्ड में मरी हुई रेवन बर्ड को वहाँ पे बांध के रखा है। इन सबको देखकर ये पता चलता है कि ये किसी किस्म का एक काला जादू है। फिर जेकब यहाँ पे शरीफ को बुला लेता है। छानबीन को आगे बढ़ाने के लिए जेकब एक्सेल के बारे में बता देते हैं, जो कि कुछ दिनों से उसके पीछे पड़ा हुआ है की जमीन को खरीदने के लिए। अब अगले दिन यहाँ पे हम देखते हैं कि अचानक से रेबेक के प्राइवेट पार्ट से खून निकलने लगता है और हॉस्पिटल जाने के बाद ये पता चलता है कि उसका बच्चा मर चुका है और इस बात से उनका पूरा परिवार टूट जाता है। और यहाँ पर जेकब की वाइफ उन्हें कहती है कि मुझे लगता है कि हमारे फैमिली को किसी ने शार्प दे दिया है, मगर जेकब
इन सारी बातों पे विश्वास नहीं करता है और दूसरी तरफ अपनी फैमिली को छोड़कर वो अपने मार्क के फैमिली के पास जाती है। उसके जाने का दर्द वो सहन नहीं कर पाती है, इसलिए वो बहुत सारे स्लीपिंग पिल्स खा के वहाँ पे सो जाती है। अब रात में हम देखते हैं कि जब मिस्टर और मिसेज रिचर्डसन सो रहे होते हैं, उनके बेड पर एक रेटल स्नेक चढ़ जाता है और वो सीधा मिसेज रिचर्डसन के गले पर अटैक कर देता है। जेकब जल्दी से अपने वाइफ को हॉस्पिटल लेके जाता है, पर डॉक्टर उसे नहीं बचा पाते क्योंकि जहाँ पर स्नेक ने काटा था वहाँ की नस सीधा दिमाग के यहाँ पर जाती है, यानी कि जहाँ पर उसने काटा था वहाँ से ब्लड जाता है दिमाग में। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि रेबेका बहुत ही गहरी नींद में है और वो सपने में उसी कल ग्रुप को देखती है जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। उस ग्रुप का लीडर हेनरी रेबेका को हेल में भेजने की कोशिश करता है कि सैटन उसकी आत्मा को जला सके। हेनरिक ये करने में कुछ वक्त कामयाब हो जाता है, पर लेकिन कुछ झटके में ही उसकी आँख खुल जाती है और वो देखती है कि वो हॉस्पिटल में है। उसके डैड ये बताते हैं कि उसकी मॉम अब इस दुनिया में नहीं रही और रेबेका अपने डैड को ये बताते हैं कि इस सभी के पीछे हेनरिक नाम के एक आदमी का हाथ है। रेबेका ये कहती है कि वो डेथ के करीब थी तब वो कुछ टाइम के लिए आफ्टर डेथ के पास गई थी, जहाँ पर उसने मार्क को देखा। वो बहुत ही तकलीफ में था क्योंकि उसकी सोल सैटन के पास है और हेनरिक उसके आत्मा को भी सैटन के पास चढ़ाना चाहता है, मगर ये हो नहीं पाया। और जेकब यहाँ पे भी इसकी बातों पर कन्विंस नहीं होता। उसे ये लगता है कि रेबेका ने एक पूरा सपना देखा होगा। अब आगे हम ये देखते हैं कि रेबेका ऑनलाइन एक मैजिशियन को ढूंढ रही होती है जो कि मैजिक का इस्तेमाल भलाई के लिए करता है। वो मैजिशियन एक व्हाइट विच का एड्रेस दे देता है जो कि उसके टाउन के पास में ही रहती है और उसका नाम यहाँ पर मैरी बेथ होता है। रेबेका रात में मैरी बेथ से मिलने के लिए चली जाती है। मैरी बेथ उसे ये बताती है कि अगर मौत के बाद उसे वापस लाना है तो उसका रिजल्ट उल्टा भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि जिसे हम लाना चाहते हैं वो ना आकर कोई और आ जाए, क्योंकि उनको कंट्रोल करना इतना आसान नहीं होता है और ये चर्च के अकॉर्डिंग इलीगल भी होता है। रेबेका कहती है कि ये सारी रिस्क लेने के लिए तैयार है। अगले दिन हम देखते हैं कि रेबेका अपने फादर के साथ स्मशान में जाकर मार्क की बॉडी यहाँ पर सुबह लेके आते हैं, जहाँ पर मैरी बेथ एक लिक्विड मार्क के मुंह में डाल देती है और एक स्पेल को बार बार रिपीट करती है और थोड़ा टाइम गुजर जाने के बाद मार्क जिंदा हो जाता है और उसकी जो बॉडी शार्क ने खा रखी थी वो भी वापस आ गई थी। रेबेका ये कहती है कि मार्क को नींद से जागने के लिए कुछ वक्त लगेगा, मगर उसको इस बात का ध्यान रखना है कि मार्क बाहरी दुनिया से कुछ देर के लिए बाहर ही रहे। मैरी बेथ जब उनके घर से बाहर जा रही होती है तभी उसे जेकब के गैरेज से नेगेटिव वाइब्स आने लगते हैं। वो जेकब से कहती है कि उस गैरेज के नीचे कुछ तो जलाया गया है और वो बहुत ही प्राचीन है। अब जेकब ये बताता है कि गैरेज बनाते समय वहाँ पे उसे पुराना कुआं मिला था, इसलिए उसने उसे ढक दिया और उसके ऊपर गैरेज बना दिया। कि यहाँ से हमें ये पता चलता है कि हेनरिक को आखिर जमीन नहीं चाहिए थी, उसे बस प्राचीन वो चीज चाहिए जो कि उस कुएं में दबी हुई है। अगले दिन हम ये देखते हैं कि मार्क नींद से जाग जाता है और वो बहुत ही डरा हुआ और बेचैन होता है और वो बहुत ही खराब हालत से गुजरा हुआ हो। मार्क नॉर्मल होने पर उसे रेबेका सारी बातें बता देती है जो भी उसके जाने के बाद हुई थी और मार्क रेबेका को प्रोटेक्ट करने की कसम खाता है और वो दोनों बहुत ही इंटीमेट होने लगते हैं। कुछ ही देर बाद मार्क और रेबेका को घर से बाहर से चिल्लाने की आवाज आती है और जब वो बाहर जाने वाले होते हैं और जेकब उनको रोक लेता है। जेकब उनको कहता है कि तुम लोग अंदर से लॉक कर लो और शरीफ को फोन भी करने के लिए कहता है और वो बाहर जाकर देखना चाहता है कि बाहर कौन है। तो जेकब अपनी गन लेके वो बाहर चला जाता है। रेबेका यहाँ पर शरीफ को बुला लेती है। शरीफ इस बार 3 से 4 पुलिस को साथ में लेके आता है। उनमें से एक पुलिस वाला होता है कि वो वॉर सिचुएशन के लिए एक अपने साथ डायनामाइट लेके आता है और वहाँ पर शरीफ आता है। वो डायनामाइट घर में रखने के लिए कहता है। आगे हम देखते हैं कि जेकब अपने गैरेज में होता है और वहाँ पे देखता है कि वहाँ पे बहुत सारे मेणबत्तियां जल रही है और तभी पीछे से एक्सेल आता है और जेकब का गला काटकर उसे मार देता है। घर के बाहर हेनरी कल ग्रुप के साथ घर पर अटैक कर देता है और इस अटैक में सारे पुलिस वाले मारे जाते हैं और अब ग्रुप में
एक आदमी होता है कि जो मार्क और रेबेका को बंदी बना लेता है और वो दोनों को टॉर्चर कर रहा होता है। तभी वहाँ पर मैरी बेथ आ जाती है और वो सॉर्ड को हाथ में लेकर बेल करती है, जिसके बाद उस आदमी का दिमाग फूट जाता है और उसके मुंह से वो टुकड़े बाहर निकलने लगते हैं। और इस सीन को इस मूवी का सबसे हॉरिबल सीन समझा जाता है। फिर हम वहाँ देखते हैं कि मार्क रेबेका को मैरी बेथ के साथ भाग जाने के लिए कहता है और मार्क उस डायनामाइट को लेके आता है जो कि पुलिस उसे अपने साथ में लेके आए थे। मार्क अब गैरेज के अंदर जाता है। वो देखते हैं कि कल्ट ग्रुप ने जमीन के अंदर छेद कर रखा है। वो सब खोदकर उस कुएं के पास पहुंच चुके हैं। मार्क नीचे जाता है और एक एक करके सारे डायनामाइट फोड़ने लग जाता है। इस धमाके में सभी कल्ट मेंबर मारे जाते हैं और मार्क किसी तरह जख्मी हालत में उस गैरेज से बाहर निकल आता है। अब दोस्तों यहाँ पर खुलते हैं असली पत्ते और हम देखते हैं कि जमीन के अंदर हेनरिक अभी भी जिंदा है और वो प्राचीन कॉफ के पास होता है और कुछ प्रेयर कर रहा होता है। और तभी उसमें से एक डीमन यानी कि बेफोमेट बाहर निकलता है और उसे देखकर हेनरिक बहुत ही खुश हो जाता है। लेकिन बेफोमेट यहाँ पे हेनरिक को जान से मार देता है। अब अगले दिन हम ये देखते हैं कि मैरी बेथ, मार्क और रेबेका इस जीत को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और आखिर में मैरी बेथ ये कहती है कि मुझे तुम दोनों तुम्हारा हाथ दिखाओ, मैं ये देखना चाहती हूँ कि कर्स खत्म हुआ है या नहीं। और जब मैरी बेथ उन दोनों का हाथ पकड़ के जब स्पेल करती है तभी उसे बहुत ही ज्यादा नेगेटिव वाइब्स मिलते हैं और हम अचानक से बेफोमेट को घर के अंदर घुसते हुए देखते हैं और यहाँ पे मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस मूवी की कहानी।